द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च वर्क एंड करिकुलम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपके एम फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रिसर्च वर्क एंड करिकुलम में क्या करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज की ये वीडियो चाहे आप जिस भी ब्रांच से एम फार्मा कर रहे हैं, चाहे आप कोग्नोसी से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, सुटिक से कर रहे हैं या फिर आप कोलॉजी से कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च वर्क एंड करिकुलम। ये आपके टोटल सेकेंड ईयर में इस सब्जेक्ट का टोटल 400 का आपका ये सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको टोटल मार्किंग इसमें 400 की जाती है। जब भी आप अपने मास्टर्स में होते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से मास्टर्स अपनी कर रहे हो, अगर आप फार्मेसी के हैं, अगर आप किसी और भी ब्रांच के हैं, फार्मेसी के अलावा किसी भी ब्रांच के हैं, तो हर मास्टर्स की डिग्री के लिए आपको अपना एक रिसर्च वर्क करना होता है। रिसर्च वर्क जब आप करते हैं तो एट द लास्ट आप रिसर्च जो आपने की है उसकी एक थीसिस प्रिपेयर करते हैं। आपका जो ये सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपके उसी थीसिस की मार्किंग पे डिपेंडेंट होता है। आपका थीसिस वर्क किस तरीके से हुआ है, अपने प्री रिसर्च वर्क को करने के बाद अपना थीसिस किस तरीके से प्रिपेयर किया है, ये बेसिकली उसी पे आपकी ये मार्किंग जो होती है वो पूरी इसी पे डिपेंडेंट होती है। इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको अपने रिसर्च वर्क की थीसिस को प्रिपेयर करना होता है और थीसिस के अपने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिसपे आपकी थीसिस बेस्ड होती है। एक थीसिस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप जब थीसिस को बनाएंगे तो आपके पास क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, किस चीज को आपको अपनी थीसिस में मेंशन करना है, उन सभी पॉइंट्स की जानकारी होना आपको जरूरी है। थीसिस का टॉपिक या फिर रिसर्च वर्क का टॉपिक हम किस तरीके से सर्च करें, किस तरीके से सेलेक्ट करें, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी हुई है, जिसको आप चैनल पे सर्च करके आप उसको देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं कि आप अपने रिसर्च का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। अब जब हम रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आपका जो काम है वो ये होता है कि आप उस टॉपिक के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दें। जब भी हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस, जिस तरीके से भी आपने अपने काम को किया है, क्या क्या चीजें आपने की हैं, किस तरीके की ऑब्जर्वेशन रही है आपकी, क्या रिक्वायरमेंट रही है आपकी, किस चीज को आपने रेफरेंस माना है, कहां से आपने थीम को उठाया है, क्या क्या चीजें आपने करी है, इन सभी चीजों को मिलाकर के आपकी थीसिस प्रिपेयर होती है। थीसिस बेसिकली आपके पूरा का पूरा जो भी आपने रिसर्च करने के लिए स्टार्ट टू द एंड, जब तक आपको रिजल्ट मिल गया, उस दौरान आपने क्या क्या चीजें करी, किस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसी पे आपकी थीसिस बेस्ड होती है। एक अच्छी थीसिस को बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने रिसर्च को अच्छे से परफॉर्म करें, एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। जब आप पूरी थीसिस, जब आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप अपने पूरी प्रोसेस को थीसिस के फॉर्म में कंपाइल कर देते हैं। तो ये तो हो गई आपके थीसिस की बात। अब हम देख लेते हैं कि जब हम थीसिस बनाते हैं या फिर जब हम रिसर्च वर्क एंड करिकुलम की बात करते हैं तो इसमें आपकी मार्किंग जो होती है वो आपके थीसिस पे ही डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आप अपनी थीसिस को बनाना सीखें। किस तरीके से आप अपने थीसिस को प्रिपेयर करेंगे, तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप किस तरीके से क्या क्या चीजें अपने थीसिस में रखें, किस तरीके से अपने थीसिस को प्रिपेयर करें। तो देखिए, जब भी हम किसी भी थीसिस को प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास एक इंडेक्स फॉर्म दिया जाएगा कि इस इंडेक्स के अंदर आपको जितनी भी चीजें मेंशन है, ये सारी की सारी चीजें आपके थीसिस में मेंशन होगी। आपकी थीसिस काफी मोटी होती है, आपने देखा होगा, अपने जाके, अगर आपके पास आपने अभी तक थीसिस किसी की नहीं देखी है तो आप अपने इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, और नहीं तो अपने सीनियर्स की थीसिस को या फिर अपने टीचर्स की थीसिस को एक बार देख सकते हैं। हमेशा अपनी थीसिस को प्रिपेयर करने के लिए या फिर रिसर्च वर्क को प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले अपने एक रेफरेंस थीसिस को जरूर देख लीजिए कि थीसिस को प्रिपेयर किस तरीके से किया गया है। अगर हम बात करें थीसिस प्रिपरेशन की तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि
ये सारे पॉइंट्स आपके थीसिस में मेंशन होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च इनविसेज, ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी, प्लान ऑफ वर्क, इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ड्रग प्रोफाइल, बिलियोग्राफी। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके स्टार्टिंग टू द एंड जो अभी आपने प्रोसेस करी है उस पे बेस्ड है। हम आपको एक समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल को लेके चलेंगे कि आपको किस तरीके से अपने थीसिस को प्रिपेयर करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है, रिसर्च इनविसेज कैसे करना है, मतलब जितने भी आपके इंडेक्स में टाइटल दिए गए हैं इनको हम किस तरीके से अपने थीसिस में कवर करें इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका पहले तो थीसिस में इतने मेन पॉइंट होने चाहिए। अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इनको अपने थीसिस में लिखना है। एक चीज आपके माइंड में और होनी चाहिए कि आप वन डे कभी भी कोई भी थीसिस प्रिपेयर नहीं कर सकते। थीसिस काफी लंबी प्रोसेस होती है, थीसिस को प्रिपेयर करना काफी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी रिसर्च चलती रहेगी उस तरीके से आपकी थीसिस बनती रहेगी। आपकी थीसिस जब भी आप बनाएंगे तो कभी भी आप कहीं से भी मटेरियल कट कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उनको प्लेगरिज्म का सामना करना पड़ता है, फिर आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। आप कभी भी किसी भी चीज का रेफरेंस लेंगे तो आप सिर्फ उससे एक रेफरेंस की तरीके से उससे काम करिए, आप उसके मटेरियल को कट कॉपी पेस्ट कभी भी मत करिए, नहीं तो आपकी एम फार्मा और एक्सटेंड हो सकती है। क्योंकि एक बार थीसिस रिजेक्ट हो गई फिर आपको सेकंड टाइम में आपको जब फिर यूनिवर्सिटी दोबारा विंडो खोलेगी फिर ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ये चीज काफी स्टूडेंट के लिए एक चीज काफी डिफिकल्ट होती है कि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट का थीसिस रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू द प्लेगरिज्म। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी थीसिस जब भी करें तो आप किसी भी जगह से कट कॉपी पेस्ट ना करें। आप एक करके जो भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, जो भी लिटरेचर सर्वे आप कर रहे हैं, आप उनसे एक गाइडेंस के तौर पे उनको रिफर करें, ना कि आप उनके कट कॉपी पेस्ट करें। अब हम एक एक करके सब चीजों को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें किस किस पॉइंट को कवर करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जब हम किसी भी चीज का लिख रहे हैं तो पहले तो बात सबसे पहले इसके भी पहले जो पहली चीज आएगी वो होगा आपका रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करना। फॉर द एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है, गार्लिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। ये वेल नोन चीज है कि हम सभी जानते हैं कि गार्लिक कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। मैंने सिर्फ एज अ रेफरेंस इस चीज को लिया हुआ है कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई भी चीज XYZ कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, कोई भी प्लांट सेलेक्ट कर लिया है और अब उस प्लांट की आपने अपने किसी डिजीज को सेलेक्ट करके उसकी एक्टिविटी चेक करनी है। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो आपका प्लांट होगा और एक आपकी डिजीज होगी। प्लांट वो चीज है जिसके थ्रू आप जाएंगे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए और डिजीज वो है जिसको आपको क्योर करना है। तो आपके पास दो चीजें हैं। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि हम उस चीज से ऑडियंस या फिर जो भी उस चीज को पढ़ रहा है उसको हम उस चीज से अवगत करा रहे हैं, मतलब कि उस चीज से उसको हम समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा ड्रग क्या है, मतलब यही है इंट्रोडक्शन। परिचय किसी चीज का हम कैसे देते हैं, जब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो हम अपना नाम, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड, हमारी हॉबीज, हर चीज बताते हैं ना। इसी तरीके से अब आपका टॉपिक है गार्लिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। यहाँ पर आपको जो भी पब्लिक है उसको ये बताना है कि गार्लिक हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है और वो उसको डिक्रीज भी करता है, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज भी करता है। आपने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस पर रिसर्च करना है। तो अब रिसर्च करने के लिए जो आपका इंट्रोडक्शन आएगा वो ये बेस्ड होगा कि आपके टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर दो टॉपिक में आपको दो चीजें मिली, एक तो आपका गार्लिक मिला और एक आपका हाइपर कोलेस्ट्रेमिया मिला। तो इंट्रोडक्शन के पोर्शन में आप ये लिखेंगे कि हाइपर कोलेस्ट्रेमिया क्या होता है।
हाइपरकोलेस्टेमिया की डेफिनेशन, टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है, अदर प्लांट कौन कौन से यूज होते हैं, सब कुछ आप लिख देंगे। मतलब जो भी चीजें आपको कोलेस्ट्रॉल की पता होंगी, हाइपरकोलेस्टेमिया की पता होंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इस तरीके से आप पब्लिक को, मतलब जो भी इस चीज को पढ़ रहा होगा उसको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है क्या, तो आप उससे उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी चीजें आपको पता है, टेस्ट कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या मेडिसिनल ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में, या फिर कौन कौन सी थेरेपीज चल रही हैं, प्लांट बेस्ड और कौन सी ड्रग्स हमारी यूज होती है, ये सब आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद आपकी सेकंड चीज जो आपको इंट्रोड्यूस करनी है वो है आपकी ड्रग गार्लिक। यहाँ पे आपने गार्लिक लिया है तो एलम सटाइवम बोलते हैं ना इसको, तो हम गार्लिक से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि गार्लिक क्या चीज है, मतलब गार्लिक क्या है, अदर किस किस डिजीजेस में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आप गार्लिक का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इस तरीके से आप जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी थीसिस को पढ़ रहा है उसको आपने दोनों चीजों से इंट्रोड्यूस करा दिया कि हमारी ड्रग क्या है और हमारा डिजीज क्या है, दोनों को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको दोनों चीजों को इंट्रोड्यूस कराना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में हमने पूरा लिखा हुआ है कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल क्या है, फिर आपकी गार्लिक क्या है। तो हमने यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रॉल देखिए होता है कि करंट में, अगर थोड़ा सा मैंने ब्रीफली दिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, लेकिन आप जब थीसिस लिखेंगे ना तो इंट्रोडक्शन कम से कम 15 से 20 पेज आपको कवर करेगा, ठीक है। तो ये चीज देखना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या डिजीजेस हो सकती हैं, सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने गार्लिक के बारे में लिख दिया है कि गार्लिक क्या होता है और भी चीजें हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम फॉर द एग्जांपल चीजें लेके चल रहे हैं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। आपको यही टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना है। ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे का टॉपिक नहीं सर्च कर सकते, नहीं आप उस पर रिसर्च कर सकते। आप अगर कुछ नया चीज देखना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोलेस्ट्रॉल में ही और भी चीजें हैं तो आप अगर कुछ और काम करना चाहते हैं, कोई और ड्रग लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेम ड्रग नहीं चूज कर सकते हैं। आप किसी की रिसर्च को आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में आप एक चीज देख रहे हैं कि आपको लास्ट में आपको हर जगह पे इस तरीके से 6, 7, 8, 9 ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या होता है, जब हमने आपको ये बताया था कि रिसर्च किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए आपको लिटरेचर सर्वे करने होते हैं। जब हम लिटरेचर सर्वे करते हैं तो उस समय हम कुछ रेफरेंस मानते हैं। जो भी चीजें आपने यहाँ पे लिखी है ये आपको कहाँ से पता चली, कहीं से तो पता चली होंगी, आपको अंतर ध्यान तो हो नहीं गया कि आपको पता तो नहीं चल गया कि हाँ ऐसा होता ही है, नहीं, आपने कहीं से तो उस चीज को पढ़ा है, तब आप उस चीज को यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन में लिख रहे हैं। तो उस चीज को किसने बताया है, कहाँ से आपने वो चीज ली है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो 6, 7 ये चीजें दिख रही है ना, ये वो चीजें हैं जहां से आपने इसका रेफरेंस उठाया हुआ है, मतलब ये चीज आपने जहां से ली हुई है। तो अब ये जो चीज जितनी भी चीजें दिख रही है ये आपको जब बिलियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस 6 नंबर को या 7 नंबर को जब हम ओपन करेंगे, 6 नंबर पे जो भी आपने रेफरेंस रख रखा है, 7 पे जो भी रेफरेंस रख रखा है, अगर उसको कोई भी ओपन करेगा तो आप वहां पर उसको ये लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, वहां पर ये लाइनें वहां पे मिलेंगी, डिक्टो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ वहां से आपने इस चीज को लिया है ये पता चलेगा कि आपने ये चीज वहां से देखी है, वहां से इसको लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गई इंट्रोडक्शन का पोर्शन। सेकंड जो हमारा मेन आता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब भी आप रिसर्च को सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च का टॉपिक चूज करते हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स क्या काम करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आपको एक तरीके से गाइडेंस देने का काम करते हैं। अब हम जैसे मान लीजिए हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा, गार्लिक का रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यहाँ पर आप ये लिखेंगे, मान लीजिए अगर आप इसका रेफरेंस लेके चलने कि गार्लिक फॉर द हाइपरकोलेस्टेमिया, तो आपको जो रेफरेंस लिटरेचर रेफरेंस लिखने पड़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू जो लिखना पड़ेगा, तो आपको जो लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए आपको क्या क्या लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आपको कोलेस्ट्रॉल के बेस्ड जितने भी लिटरेचर है उसको सर्वे करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा गार्लिक के ऊपर जितनी भी स्टडीज हुई हैं, गार्लिक के ऊपर जो भी काम हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। तो आपको इन दोनों से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल आपने पढ़े हैं वो सभी आपको मेंशन करने पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू में, जिनको आपने अपने
इस रिसर्च की प्रोसेस के समय रेफरेंस के तौर पे उनसे कुछ न कुछ चीजें गेन की हैं, कुछ न कुछ चीजें उठाई हैं वहां से उनको पढ़ने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद आपको जो चीजें वहां पे समझ में आई, आपने उनका कुछ भी चीज रिफर किया है अगर अपने रिसर्च में, तो उन आर्टिकल्स के रेफरेंस को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें ये होता है बेसिकली कि जितने भी कोई रिसर्च आर्टिकल है, मान लीजिए कोई भी रिसर्च है, मान लीजिए किसी भी पर्सन ने कोई रिसर्च करी है, शाह एट अल मान के चल रहे हैं कि शाह नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनके साथ 3-4 लोगों ने काम किया और उन्होंने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में कोई दूसरी ड्रग, हमारी हर्बल ड्रग इस्तेमाल हो रही है, ऐसा कुछ मतलब मान के चल रहे हैं कि ऐसा किया उन्होंने। तो आप लिखेंगे शाह एट अल, जितने भी होते हैं उनको एटल लिखते हैं, अगर ग्रुप में कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो एटल लिखते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि हर्बल ड्रग जो थी, इस तरह के कोई भी XYZ हर्बल ड्रग है, वो कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रही है। तो आपको वहां से एक पॉइंट ये मिल गया कि हर्बल ड्रग की वजह से भी हम कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके का रेफरेंस वहां से लिया है, तभी आप गार्लिक को चूज कर रहे हो। इसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने अपनी स्टडी के समय रेफरेंस के तौर पे लिया है, किस किस चीज को आपने अपने रिसर्च के समय आपने उनको फॉलो किया है, उन सभी चीजों को आप लिटरेचर सर्वे में लिख देंगे। यहाँ पर आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक लिटरेचर सर्वे से आपका लिटरेचर सर्वे नहीं कहलाएगा। लिटरेचर रिव्यू एक से नहीं होता, आपको ढेर सारे मल्टीपल, कम से कम एक रिसर्च के लिए आपको 40 से 50 लिटरेचर सर्वे करने पड़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू करने पड़ते हैं। तो आप कम से कम अपनी जितनी जो भी आपका थीसिस है उसमें कम से कम 50-40 तो लिटरेचर रिव्यू आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो वो भी ज्यादा नहीं होता, मतलब आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक रेफरेंस आपने पढ़ा, एक पूरा का पूरा आपने रिसर्च पेपर पढ़ा, पूरा रिसर्च पेपर तो हम लिखेंगे नहीं, उस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद आपने क्या देखा कि इन शाह एट अल ने ये चीजें स्टडी करी, तो ये चीज आप लिखेंगे कि इस ईयर में शाह एट अल ने, क्योंकि हर रेफरेंस पेपर किसी ईयर में पब्लिश होता है, तो विद ईयर आपको लिखना पड़ेगा कि इस ईयर में इस साइंटिस्ट ने ये चीजें देखी, तो यहाँ पे आपको एक लिख देंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे आप लिख देंगे। एक मैं यहाँ पे एक रेफरेंस भी दे दूंगी कि किस तरीके से रहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर मैं आपको मतलब दिखा दूंगी कि किस तरीके का रेफरेंस होता है। तो ये इस तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। थर्ड आता है रिसर्च इनविसेज। देखिए, रिसर्च इनविसेज को हिंदी में बोलते हैं रिसर्च की परिकल्पना। परिकल्पना रिसर्च का मतलब क्या है कि क्या आपने सोच करके पूरी रिसर्च को किया है। तो यहाँ पर आप जो चीजें मेंशन करेंगे कि आपकी रिसर्च परिकल्पना क्या है, तो यहाँ पे आप अपने आप को डिजीज से इंट्रोड्यूस करेंगे। डिजीज क्या है, हमारी ड्रग क्या है, और ड्रग का यूज हम किस लिए कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आपने देखा होगा ना कि गार्लिक को हम क्यों कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ तो चीज आपको दिखी होगी। कुछ ऐसी चीज, ऐसा तो है नहीं कि हमें अचानक से मन किया कि हमने गार्लिक उठाया यूज कर लिया, नहीं, कहीं ना कहीं से हमें हिंट मिलता है, कहीं से कुछ गार्लिक में कुछ ऐसे केमिकल्स आपने देखे कि उनकी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है, वो एल्कोलॉइड है, वो टैनिन है, अगर और भी एल्कोलॉइड्स और टैनिन यूज हो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो इस तरीके से आपको जब क्लिक की कोई चीज, तो आपने अपनी इस रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट किया, तो आपकी परिकल्पना क्या है कि हमारी इस डिजीज पे फिश के लिए यूज कर रहे हैं और आपकी ड्रग के आउटकम पॉसिबल क्या आ सकते हैं, तो ये आप बताएंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी। कि आपने जब चूज किया कि गार्लिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रेमिया, अब आपको ये टॉपिक कहीं अचानक से तो सर्च किया नहीं होगा, आपने अपने कुछ लिटरेचर सर्वे किए होंगे, कुछ आपने चीज देखी होगी, तभी आपने टॉपिक को सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपने कुछ लिटरेचर सर्वे किए और आपने ये देखा कि गार्लिक यूज होता है हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में। यहाँ पे हम दूसरी चीज बोल रहे हैं कि गार्लिक यूज होता है हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में, तो अब आपके दिमाग में ये चीज क्लिक हुई कि गार्लिक जो है हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में यूज होता है, तो कहीं गार्लिक की जो लीव्स होती हैं, गार्लिक की जो पत्तियां होती है ग्रीन वाली, वो भी तो हाइपरकोलेस्ट्रेमिया के लिए यूज नहीं होती। तो जब भी गार्लिक जो है, हमने गार्लिक का बल्ब का देख लिया कि गार्लिक का जो बल्ब है उसके अंदर ये एक्टिविटी है, तो क्या गार्लिक की लीफ में भी एक्टिविटी है, ये चीज आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको रेफरेंस आपको कहां से मिला, गार्लिक के बल्ब की आपने जब एक्टिविटी देखी है, गार्लिक के ऊपर आपने स्टडी देख ली, तो आपको लगा कि हाँ मैं इसके लीफ पे भी एक बार स्टडी कर लूं। तो इसी तरीके से और भी स्टडीज होती है, जिसमें कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उसकी किसी भी चीज पे स्टडी है। मान लीजिए गार्लिक तो छोटा प्लांट है, लेकिन कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ही बड़ा है, ट्री टाइप का प्लांट है,
तो उसमें क्या है, उसके फ्रूट्स पे अगर कोई एक्टिविटी XYZ एक्टिविटी है, हाइपरकोलेस्टेमिया की एक्टिविटी मान के चले उसमें है, तो हम जब आपने लिटरेचर सर्वे किया तो आपने देखा कि इसके फ्रूट पे ये एक्टिविटी है, तो हमको नई रिसर्च करनी है, तो हम उस रेफरेंस को, उस चीज को रेफरेंस मान करके हम उस फ्रूट के सीड पे, फ्रूट के ट्री के, प्लांट के लीफ पे, रूट्स पे, बार्क पे, किसी भी चीज पे एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने उसको क्या देखा कि आपने उसका प्रीवियस स्टडी देखी आपने कि उसमें इस तरीके की स्टडी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के इफेक्ट को दिखा रही है। तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी ड्रग है, जैसे कि कोई भी ड्रग है, तो उसने जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं गार्लिक लिपिड लोअरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, इस तरीके का, उसके अंदर कुछ तो बायोएक्टिव कंपाउंड होंगे। अब वो किसकी वजह से है? उसके अंदर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड होंगे, उसी की वजह से होगी। गार्लिक के बल्ब में कुछ तो ऐसी चीज पाई जाती होगी ना जो उसके अंदर हाइपर एक्टिव, जो आपका बायोएक्टिव कंपाउंड जिसकी वजह से एक्टिविटी है। तो आप ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं कि वही है बायोएक्टिव कंपाउंड, उसके और भी प्लांट के पार्ट्स में हो सकता है, फिर हम उसके ऊपर स्टडी करें अपनी। तो वही चीज है कि हमने मान लीजिए लिटरेचर सर्वे किया, फिर हमने उसके प्लांट के कुछ और पार्ट्स जैसे कि लीफ, यहाँ पे पल्प वगैरह, किसी और प्लांट की बात कर लेके चलेंगे, कोई और बड़ा प्लांट हुआ तो अगर हम उनकी और भी प्लांट पे स्टडी करें तो हम देखें कि उनके अंदर भी लिपिड लोअरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने इन पास्ट में ये देखा कि इसके इस चीज पे एक्टिविटी है, तो हम अब उसके अदर पार्ट्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करके लिपिड लोअरिंग कैपेसिटी को अपनी चेक कर रहे हैं, लिपिड लोअरिंग अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या प्लांट के पार्ट्स जो है वो भी ऐसी एक्टिविटी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। तो ये हमारी स्टडी होगी ऑब्जेक्टिव में। मेथोडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी ये चीज है कि हम किस तरीके से अपने स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए आपको इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए देखिए 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए प्लांट, जो हमारा प्लांट है ड्रग के लिए, एक चीज चाहिए डिजीज, और एक चीज चाहिए आपका मेथड कि किस मेथड के थ्रू आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी स्टडी होगी। तो प्लांट मटेरियल आपका वही ड्रग हो गई जो आपकी ड्रग है जिसके ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे हमारा गार्लिक है। मेथड्स ये होंगे मेथड्स कि आप किस तरीके से अपनी ड्रग को उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, कौन सा मेथड आप लगाएंगे। इसके अलावा एक मेथड ये भी कहलाएगा कि मेथड जैसे कि कोई भी ड्रग है उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूट मौजूद है उनको निकालने के लिए हमें कुछ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो गार्लिक है, गार्लिक को क्रश करेंगे और वो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाएगा। लेकिन जैसे कुछ बड़े बड़े प्लांट हैं तो उसमें हम एक्सट्रैक्शन लगाते हैं, बार्क है, लीफ है, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। उसके लिए क्या मेथड यूज कर रहे हैं, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए क्या मेथड यूज कर रहे हैं, वो हो गया। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल इंड्यूस ऑफ डिजीज, मतलब कुछ डिजीज इंड्यूस किए हुए एनिमल भी चाहिए जिनके ऊपर हमें देखेंगे कि हमारी ड्रग ये काम कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें एनिमल भी चाहिए। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में वही चीज है जो आप ग्रुप बनाते हैं ना, हम पढ़ते हैं जब स्क्रीनिंग में कि हमने ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए, इस तरीके से। तो ग्रुपिंग भी आप करनी है। तो ये होता है आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में बेसिकली प्लांट, आपकी डिजीज, आप किस तरीके से प्लांट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को देंगे, वो सारे मेथड्स ये सभी हमारे होते हैं। तो मेथोडोलॉजी की इस तरीके से होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लान ऑफ वर्क। प्लान ऑफ वर्क क्या है, मतलब कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो किस तरीके से काम करने के लिए आपके पास देखिए क्या है, सबसे पहली चीज होती है लिटरेचर सर्वे करना। आपने लिटरेचर सर्वे किया, फिर आपने देखा कि गार्लिक के बल्ब के ऊपर इस तरीके के हाइपर कोलेस्ट्रॉल की एक्टिविटी है, तो अब हम लीफ पे भी काम करना चाहते हैं। तो आपने लिटरेचर सर्वे करने के बाद आपने अपना टॉपिक चूज कर लिया। उसके बाद अब प्लांट आ गया है, अब आपको उसका कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन करवाना है। फार्मेसी ये कहती है कि आपको हर एक चीज को वेरीफाई करवाना होता है। आपने प्लांट, अब आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी प्लांट उखाड़ ला रहे हैं और हम उस पर एक्सट्रैक्शन कर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, अदरक और जिंजर दोनों देखने में दूर से सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों कितनी अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको हर एक चीज ऑथेंटिकेट करवानी पड़ती है। आपने रिसर्च करी, आपने गार्लिक लिया, तो आपको किसी भी लैब से, बोटेनिकल लैब से उस चीज को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा कि जो सैंपल आप यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज वो गार्लिक की लीफ ही है। तो गार्लिक की लीफ ही है, इसलिए आपने उसको क्या किया, आपने उसको
ऑथेंटिकेट कराया, बोटेनिकल इंस्टीट्यूट्स में ऑथेंटिकेट कराया। और कलेक्शन कैसे करोगे, लोकली जाके आप कलेक्शन कर लोगे। अगर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो भी, यहाँ तो हम गार्लिक की बात लेके चले जो नॉर्मली अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। मान लीजिए कोई बड़ा ट्री है, कुछ भी है, बार्क नहीं अवेलेबल है, तो कहीं से मंगाना पड़ता है, तो कलेक्शन में हम वहां का नाम लिखते हैं कि हमने वहां से कलेक्ट किया है, कोई भी लैब वगैरह से कलेक्ट किया है। इसके बाद टू प्रिपेयर द मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट। अब हम यहाँ पे मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ड्रग है उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है तो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, ढेर सारे सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट ले रहे हो, वाटरी एक्सट्रैक्ट ले रहे हो, जरूरी नहीं कि आप मेथनॉल इथेनॉल ही लोगे, आप अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ही लोगे, नहीं, आप वाटर से भी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, वाटर में उसको क्रश करके पूरा उसका मटेरियल ले सकते हैं। तो आप कौन सा एक्सट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। कुछ ड्रग ऐसी हैं जिसकी इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, तो किसी का अगर आप मान लीजिए कोई XYZ कोई ड्रग है, आपने देखा कि उसकी इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी न्यू स्टडी के लिए आप उसका सॉल्वेंट चेंज कर दीजिए, आप मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। तो क्या होगा, आपने स्टडी उसी को फॉलो करके आपने सिर्फ सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, फिर भी वो आपकी न्यू स्टडी कहलाएगी। तो इसी तरीके से होता है कि हम सॉल्वेंट भी चेंज करके अपनी स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक्सट्रैक्शन जो भी किया होगा वो, इसके बाद फार्माकोनोस्टिक एवल्यूएशन, आपने एक्सट्रैक्ट भी लगा लिया। अब आप ये देखोगे ना कि एक्सट्रैक्ट के अंदर आया क्या है, क्या चीज जरूरी थी, क्या चीज ऐसी थी जिसने ये एक्टिविटी दी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट लगाने पड़ते हैं, केमिकल टेस्ट, एल्कोलॉइड का, स्टेरॉइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फ्लेवोनॉइड्स का, सैपोनिन्स का, सारे टेस्ट आपको लगाने पड़ते हैं, प्रोटीन का हर एक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके उस एक्सट्रैक्ट में क्या चीज आई है, क्या चीज आई है जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी आ रही है। अगर वो चीज आई है, आपकी जो एक्टिविटी आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब उस चीज की वजह से वो एक्टिविटी आ रही है ना। तो आपको एक्सट्रैक्ट लगाने के बाद आपको उसका केमिकल इवैल्यूएशन भी करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया, आपने प्लांट लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसके बाद उसको आपने केमिकली उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसको आपने चेक भी कर लिया। अब आपके पास प्लांट अवेलेबल हो गया, उसका ड्रग अवेलेबल है। अब आपको लगाना है मॉडल्स। तो मॉडल के लिए हमें एनिमल चाहिए होंगे, तो हम एनिमल में मॉडल लगाएंगे। जब हम मॉडल लगा रहे होंगे तो आपको कुछ तो स्क्रीनिंग मेथड भी यूज करना पड़ेगा। अब जब आप स्क्रीनिंग पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारे मॉडल्स मिलते हैं, ढेर सारे मॉडल्स है, 10, 5, 6, 7 ऐसे, लेकिन आप किसी एक मॉडल को चूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने लिटरेचर से रिव्यू किया, फिर आपने देखा कि उस पर्सन ने इस मॉडल की हेल्प से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। मान लीजिए गार्लिक की कोई दूसरी मॉडल को लगा के उन्होंने देखा कि ये एक्टिविटी है, तो आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। मॉडल भी चेंज करके आप अपनी न्यू रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज के लिए होता है स्ट्रेप्टोजोसिन इंड्यूस्ड डायबिटीज, तो आप उसकी जगह पे आप कोई दूसरा मॉडल लगा लीजिए, तो भी आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी रिसर्च न्यू कहलाती है। आप कुछ भी चीज चेंज करते हो जो पहले हो चुका है, उनमें से जो भी चीज आप चेंज करोगे वो आपकी नई रिसर्च में कहलाएगा। तो यहाँ पे मॉडल्स आप देख लेंगे, जैसे कि हम लिपिड के लिए कर रहे हैं तो हम ट्रेन विस्टर रैट इंड्यूस्ड हाइपरलिपिडेमिया, जो कि सर्फेक्टेंट होता है ट्रेन, इसको यूज करके हम यूज कर रहे हैं, अपने मॉडल को लगाएंगे, हम उनमें डिजीज इंड्यूस करवाएंगे, फिर अपनी ड्रग को देख करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, एक कंट्रोल बनाएंगे, एक टेस्ट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। उसके बाद भी टेस्ट के भी अपने 2-3 लगा देते हैं, जैसे कुछ डोज पे, कुछ कम डोज, कुछ मीडियम डोज, कुछ हाई डोज पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करेंगे। ये सब चीजें जो भी आप कर रहे हो ना, आपको लिटरेचर रिव्यू में मिलेगा कि लिटरेचर रिव्यू में जो आपने किया तो उसमें देखा कि जो अदर पर्सन थे उन्होंने किस तरीके के मॉडल को सिलेक्ट किया था, कितने ग्रुप बनाए थे, कितने नहीं बनाए थे। ये सब आपको लिटरेचर रिव्यू को रेफरेंस मान के करना है। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप अपना ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दे रहे, नहीं, आप रेफरेंस मान के ही चलेंगे, किसी का रेफरेंस आइडियल लेके तब आप चलेंगे। क्योंकि जब आपका वाइवा होता है तब आपसे पूछा जाता है कि आपने इसको किसके रेफरेंस से किया, तो हमने इन पर्सन के रेफरेंस को लेकर के ये पूरी प्रोसेस को किया। लेकिन हमारी स्टडी न्यू है क्योंकि हम चीजें अलग कर रहे हैं। हाँ, रेफरेंस हमने उनको माना है, लेकिन उनके हिसाब से हमने ग्रुपिज्म किया है, उनके हिसाब से हम डोजिंग कर रहे हैं। डोजिंग कितना डोज देना है, कितना नहीं देना है, किस तरीके के टाइम इंटरवल पर डोज देना है, ये भी आप दूसरे के रिसर्च पेपर को देख करके उसको फॉलो कर सकते हैं। बस आपकी ड्रग अलग होनी चाहिए और बाकी आपके जो भी चीज आप अलग कर रहे हो, लेकिन आपका कुछ चीज तो अलग होना चाहिए। बाकी आप उनका रेफरेंस मान के कर सकते हैं कि उन्होंने
इतने टाइम इंटरवल पे दिया तो हम भी इतने टाइम इंटरवल पे देंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंपाइलेशन ऑफ द डाटा एंड थीसिस सबमिशन, फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जब प्रोसेस आप करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका कंपाइल रिजल्ट हो जाएगा, फिर आपकी थीसिस प्रिपेयर हो जाएगी, और उसके बाद ये होता है थीसिस प्रिपेयर। ये आपका है प्लान ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये प्लान ऑफ वर्क है कि हमें ये चीजें करनी है। अब इसके बाद आपकी थीसिस में आती है ड्रग प्रोफाइल। ड्रग प्रोफाइल में आपको ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि किंगडम क्या है, प्लांट क्या है, जेनरी क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, कलेक्शन कहाँ से होता है, कल्टिवेशन कहाँ है, अदर किस चीज में यूज हो रहा है ये प्लांट, क्या इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती है, ये सब आप इसमें मेंशन करेंगे अपने ड्रग प्रोफाइल में, मतलब ड्रग की पूरी चीजें। पूरी चीजें होने के बाद आपकी बिलियोग्राफी बनेगी, मतलब बिलियोग्राफी में आप सारे रेफरेंस को ऐड करेंगे, जितने भी रेफरेंस स्टार्टिंग टू द एंड आपने जो भी रेफरेंस फॉलो किया है सब कुछ आपको मेंशन करना है कि इन रेफरेंस को मान करके हमने पूरी अपनी स्टडी को परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से पूरी आपकी रिसर्च स्टडी करी जाती है, और इसके बाद आपकी लास्ट में एक थीसिस प्रिपेयर होती है और आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे, तो आपको ये इजी लगने लगेगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। की वीडियो भी हमारी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।